नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत कुमार ओझा। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा यूजीसी नेट के बारे में। यूजीसी नेट क्या होता है, यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद कहां कहां आप जा सकते हैं और इसका लाभ और किन किन क्षेत्रों में लिया जा सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि इसका इसका प्रोसेस क्या है, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने सब्जेक्ट्स में होता है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि यूजीसी नेट कंडक्ट कराने वाली बॉडी कौन सी है, उसे किस नाम से जानते हैं। दोस्तों, हायर एजुकेशन के लिए जैसा कि आप सबको पता होगा कि जो एपेक्स हमारी रेगुलेटिंग अथॉरिटी है उसे हम यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि यूजीसी का जो काम है इन परीक्षाओं के अलावा और किन किन क्षेत्रों तक फैला हुआ है। तो सबसे देखिए दोस्तों, क्या है कि इतने सारे विश्वविद्यालय हैं हमारे देश में और इतनी सारी परीक्षाएं करानी होती हैं कि किसी एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी के बस की बात नहीं है। तो लिहाजा यही सोच के कि इसका यूजीसी का प्रेशर कम किया जाए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना की गई, जो कि एचआरडी मिनिस्ट्री के अधीन एक ऑटोनोमस बॉडी है और एनटीए फिलहाल में यूजीसी का एग्ज़ाम कराती है। पहले क्या होता था कि 3 पेपर होते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से, मतलब 2 सालों से आप कह लीजिए, सिर्फ 2 पेपर होते हैं। जो फर्स्ट पेपर होता है ये मैंडेटरी होता है। इसमें काफ़ी सारे जो जो बेसिकली आपका एप्टीट्यूड टेस्ट इसमें लिया जाता है, जिसमें कि लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, असर्शन रीजन और उसके अलावा जो इन्वायरमेंट अवेयरनेस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। इसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-2 मार्क्स के सभी क्वेश्चन होते हैं। सेकेंड पेपर जो होता है वो उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी 2-2 नंबर के सारे क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों, पहले भी जबकि ये एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड नहीं था, उसके पहले भी जो ये क्वेश्चन पूछे जाते थे इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती थी और अब भी नहीं है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो हमारा अभी हायर एजुकेशन में जाने का जो बेसिक क्राइटेरिया है वो यूजीसी नेट से ही शुरुआत होता है। अगर आप वर्तमान समय तक की बात कर लें तो आप कहीं भी, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हों, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हों, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस हों, या ऐसी कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि यूजीसी के दायरे में आते हैं, उस गाइडलाइन के दायरे में आते हैं, इवन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी यूजीसी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग टू ही अपनी चयन प्रक्रिया को अंजाम देती हैं। तो अब तक की का जो ये प्रोसेस है वो ये है कि जनरल कैंडिडेट्स के लिए 55% मार्क्स मास्टर डिग्री में होना चाहिए और साथ ही यूजीसी नेट क्वालिफाई होना चाहिए। और कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए कुछ 5% की छूट मिलती है, उम्र में भी छूट दी गई है। पहले क्या होता था कि सिर्फ 28 साल तक की जो मैक्सिमम एज लिमिट होती थी जनरल कैंडिडेट्स के लिए, जिनको कि जेआरएफ पाते थे, यानी कि 28 वर्ष तक अगर आपकी उम्र है तो आप अगर यूजीसी नेट में ज़्यादा मार्क्स लाते हैं तो जितने भी लोग जो ज़्यादा मार्क्स गेन कर रहे हैं उन्हें जेआरएफ मिलता था। इसका भी एक परसेंटेज होता था। पहले क्या होता था कि टॉप 16% लोगों को जेआरएफ मिलता था, लेकिन पिछले कुछ समय से काफ़ी कम कर दिया गया है और टॉप 6% को ही जेआरएफ मिलता है। इसका मतलब मैं ये है कि जैसे मान के चलिए कि 100 लोग अगर एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं तो जो टॉप 6 हैं उन्हें जेआरएफ मिलेगा, बाकी जितने भी हैं उन्हें नेट मिलेगा। यानी कि और उस 6% में भी क्या है कि क्राइटेरिया है, वो भी आप में कई सारी कैटेगरीज में बटा हुआ है। इसके अलावा अब तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी शामिल कर दी गई है, यानी कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के स्टूडेंट्स हैं। यानी कि ये बताने का सिर्फ मेरा यही मकसद है कि कंपटीशन का लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है और पहले की अपेक्षा सीटें भी बहुत कम कर दी गई हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा इन सारी जानकारी को बताने का सिर्फ यही उद्देश्य है कि कंपटीशन बढ़ जाने से हमारे हौसले में बिल्कुल कमी नहीं आनी चाहिए और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि कंपटीशन बढ़ गया तो हमारे लिए रोजगार के अवसर कैसे होंगे। दोस्तों, पहली चीज़ कि अगर आपने हायर एजुकेशन फील्ड में आने का पूरी तरीके से संकल्प लिया है तो आप ये मान के चलिए कि आपको अपनी तैयारी पूरी तरीके से मुस्तैद रखनी होगी। अब यहाँ पे ये बात है कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे आप किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, वहाँ के कॉलेजेस में जो सिलेक्शन होते हैं उसका प्रोसेस क्या है। तो हर राज्य का अपना एक उच्च शिक्षा विभाग होता है, उच्च शिक्षा आयोग होता है,
जैसे यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा आयोग के द्वारा ही नियुक्तियां होती हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर से आपकी शुरुआत होती है। पहले इसे लेक्चरर कहा जाता था, रीडर को अब एसोसिएट प्रोफेसर कहा जाता है, लेक्चरर को असिस्टेंट प्रोफेसर कहा जाता है, और प्रोफेसर नाम तो होता ही था। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि अब पहले कॉलेजेस में ये चीज़ें नहीं होती थी। अब क्या है कि अब कॉलेजेस में भी ये सारी जो ये हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की जो नियमावली है ये बिल्कुल एज इट इज फॉलो होती है। और बहुत सारे अभी ऐसे काफ़ी सारे यूजीसी की तरफ से गाइडलाइन जारी किए गए हैं जिसके द्वारा कॉलेज का भी कोई प्रोफेसर अगर यूजीसी की उस गाइडलाइन को फॉलो करता है तो उसे उसी कॉलेज में प्रोफेसर रैंक भी मिलेगी और उसे प्रोफेसर पद नाम भी दिया जाएगा, जो कि पहले सिर्फ और सिर्फ कॉलेज के प्राचार्य को मिलता था प्रोफेसर पद नाम। तो बहुत सारे परिवर्तन पिछले कुछ वर्षों में किए गए हैं हायर एजुकेशन में सुधार के तहत। देखिए दोस्तों, इसका सीधा एक मतलब होता है कि जहाँ भी जो हमारे जो टीचिंग स्टाफ हैं उनका मनोबल बढ़ा रहे, मतलब उनमें किसी प्रकार की एक भावना ना आए कि कोई यूनिवर्सिटी में है तो ज़्यादा बेहतर है या उसे बहुत अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं या हम थोड़े कमतर हैं। तो इन तमाम बंदिशों को और इन तमाम जो ये असंतुष्टियां हैं इसको दूर करने के लिए यूजीसी ने कुछ ऐसे पॉलिसी जरूर बनाए हैं जिससे कि टीचिंग स्टाफ को पूरी तरीके से अपने जॉब के प्रति मतलब एक संतुष्टि भी रहे और वो आशान्वित रहें कि हम जो कर रहे हैं इसका हमें फ़ायदा मिलेगा और हमारी ये जो जॉब है ये और भी किसी जो भी क्लास 1 या जो अच्छी जॉब होती है उसके समतुल्य है, या हमारा जो इम्पोर्टेंस है ये उसके समतुल्य है। दोस्तों, बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं पिछले कुछ वर्षों में और हमें इन चेंजेस को एक्सेप्ट करना होगा। पहले बहुत ही कम सब्जेक्ट्स में होता था। यूजीसी नेट की मैं अगर आपको थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ ले चलूँ तो 1989 से शुरुआत हुआ था, तब कुल 26 सब्जेक्ट्स में होता था। वर्तमान समय में ये एक सब्जेक्ट में होता है। उसके अलावा बहुत सारे स्टेट अपना सेट एग्ज़ाम भी कराते हैं। सेट या स्टेट कहा जाता है, स्टेट एंट्रेंस टेस्ट या स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट या स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या होता है कि बहुत सारे राज्य अपने कुछ विषयों में अपने यहाँ की नियुक्तियों के लिए इस स्कोर का सहारा लेते हैं। लेकिन यूजीसी जो नेट है ये सर्वमान्य है, चाहे आप केंद्रीय विश्वविद्यालयों में नियुक्ति की बात करें, चाहे राज्य विश्वविद्यालयों में नियुक्ति की बात करें, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें या कोई भी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जो कि यूजीसी के गाइडलाइन के दायरे में आता है, जो कि यूजीसी के अधीन है या किसी भी तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यूजीसी उसे प्रभावित करती है। तो दोस्तों, कुल मिला जुला के देखा जाए तो यूजीसी नेट क्वालिफाई करना एक सुनहरे भविष्य की गारंटी है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में। साथ ही साथ मैं कुछ और बातें आप सबको बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जाना चाहते हैं, जो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का मतलब है कि वो जो संस्थान जो कि पूरी तरीके से भारत सरकार के ही अधीन आते हैं, जैसे कि जिसमें महारत्ना कंपनियां आती हैं, मिनी रत्ना आती हैं, नवरत्ना कंपनियां आती हैं, जैसे कि कोल इंडिया लिमिटेड हो गया, ओएनजीसी हो गया, एनटीपीसी हो गया और ऐसे जितने भी कंपनियां हैं, इसमें कुछ सब्जेक्ट्स के नेट स्कोर को एक्सेप्ट किया जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट फील्ड में, अगर आपने मैनेजमेंट में नेट क्वालिफाई किया है तो आप एचआर डिपार्टमेंट में, जो कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे आपकी नियुक्ति एक जो होती है उसमें एक एग्जीक्यूटिव एचआर के तौर पे आपकी एंट्री होती है। अगर आपने सोशल वर्क में या कम्युनिटी डेवलपमेंट फील्ड में अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है तो आप डायरेक्टली सीएसआर में जा सकते हैं। उसे एग्जीक्यूटिव सीएसआर या एग्जीक्यूटिव कम्युनिटी डेवलपमेंट कहा जाता है। तो कुल मिलाजुला देखा जाए तो एकेडमिक्स के इतर भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। अब हमें ये देखना है कि हमारा लक्ष्य कहाँ पे है। दोस्तों, फिलहाल में तो अभी ये जो क्राइटेरिया है ये चलती रहेगी, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी साल आई है। अब इसके थ्रू क्या प्रक्रिया होगी नियुक्ति की ये देखना लाजमी होगा। फिलहाल तो अभी इम्प्लीमेंटेशन के दौर में है ये। अभी अगले साल हमें पता चल पाएगा कि किस तरीके से इसे अंजाम दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये नई जो शिक्षा नीति है ये पूरी तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आने वाला है इससे। और जितनी भी अब तक की हमारी जो 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 बॉडीज़ थीं, चाहे वो यूजीसी हो, चाहे एआईसीटीई हो, चाहे एनसीटीई हो, बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो, ऐसे जो भी बॉडीज़ थीं, इन सबको ख़त्म करके एक इंटीग्रेटेड बॉडी की बात कही जा रही है। सिर्फ दो उस
बॉडीज़ को शामिल नहीं किया गया है, जिसमें कि लॉ एजुकेशन को जो रेगुलेट करने वाली बॉडी है यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और दूसरा है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। इन दो को छोड़ के बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं और जितने भी उनकी रेगुलेटिंग बॉडीज़ हैं, इन सबको इंटीग्रेटेड एक बॉडी के अंतर्गत लाया जाएगा। अब तक की जो योजना है, भविष्य का क्या होगा ये तो हमें पूरी तरीके से उसका जो गाइडलाइन आएगी इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप ये मान के चलिए कि यूजीसी नेट का जो अब तक का हमारा है ये चलता रहेगा। इसमें 2 पेपर होते हैं और इस टेस्ट को बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया की तरह रखा गया है। ये मैंडेटरी है। अगर आप कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आप ये ख्याल रखिएगा कि आपने अपने पीएचडी, हाँ एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि पीएचडी को अब ज़्यादा तरजीह दी जाने वाली है नई एजुकेशन पॉलिसी में। अर्थात जो लोग पीएचडी नहीं किसी कारण से कर पाए हैं या कर पाएंगे, उन्हें बहुत आगे तरक्की नहीं मिलेगी या उन्हें प्रोफेसरों कभी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि पीएचडी मैंडेटरी होगा। अच्छा, यहाँ पे एक और बात ध्यान देने योग्य है कि जो बेसिक क्राइटेरिया हैं इसमें कुछ और भी चेंजेस पिछले सालों में किए गए थे। उसमें एक क्राइटेरिया ये थी कि अगर आप वर्ल्ड की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ के साथ में से अगर आपने पीएचडी किया है तो आप नेट की छूट आपको रहेगी, आप नेट की बाध्यता आपके साथ नहीं रहेगी। लेकिन ये कितने दिन चलता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो अब तक ये ऐसा पॉलिसी था, लेकिन अब इसमें भी कुछ बहुत सारे कह सकते हैं कि थोड़ी सी परेशानियां हैं। हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि एक साल कोई यूनिवर्सिटी टॉप 500 में रही, अगले साल हट गई, तो इसका भी कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइन या स्पेसिफिक अब तक की जो चीज़ें हैं वो नहीं आ पा रही हैं यूजीसी की तरफ से। तो फिलहाल आप मान के चलिए कि यूजीसी नेट मैंडेटरी है पूरी तरीके से। दोस्तों फिलहाल 101 सब्जेक्ट्स में लिया जाता है और हमेशा आप इस बात को ध्यान रखें कि किसी के भी सलाह के आधार पर आप सब्जेक्ट का चयन ना करें। आप उन्हीं सब्जेक्ट्स का चयन करें जिसमें कि आप बेहतर कर पाते हैं या आपको ऐसा लगता है कि आपकी रुचि उस सब्जेक्ट में ज़्यादा है। दोस्तों सिर्फ नेट या कोई एग्जामिनेशन का जो स्कोर है वो हमारे भविष्य को या वो हमारे टैलेंट को डिसाइड नहीं करता है, लेकिन अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो उन तमाम जो बेसिक क्राइटेरियाज हैं, मिनिमम जो क्राइटेरिया है उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो बहुत ही सोच समझ के आप इसका डिसीजन लीजिए। और मैं आपको फिर से एक बात कहना चाहूँगा कि दोस्तों जाहिर सी बात है, आने वाला समय युवाओं का होने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही बेहतर प्रचुर संभावनाएं हैं, इसको ध्यान में रखिए। और मुझे लगता है कि आपका भविष्य बहुत ही बेहतर रहेगा अगर आप पूरी तरीके से प्लानिंग करके आते हैं और आप हौसले के साथ आते हैं इसमें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आप सबको काफ़ी कुछ बताने की कोशिश की है यूजीसी नेट के बारे में। और भी जानकारी अगर आप मुझसे चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको और किन सब्जेक्ट्स के बारे में या किस और एग्जामिनेशन के बारे में जानना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप सबके सुझावों पर पूरी तरीके से अमल करूं। दोस्तों आप सबका प्यार और सपोर्ट मुझे बहुत मिलता रहता है, आगे भी ज़रूरत है, और हमेशा आप ऐसे ही बनाए रखिए और अपना सुझाव हमेशा दिया कीजिए, ये मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सबके लिए काफ़ी लाभप्रद होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।